हेलो एवरीवन, वेलकम टू लोनियाल क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एमएनसी, हाउ एमएनसी स्प्रेड देयर प्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस टॉपिक ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और इस ग्लोबलाइजेशन का इंडियन इकोनॉमी पर पॉजिटिव और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस समझने से पहले ले चलते हैं इंडियन मार्केट में। ये है एक पिक्चर जिसमें आपको इंडिया का मार्केट नज़र आ रहा होगा। इस मार्केट में हमें वाइड चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिलते हैं। आपको जो कुछ भी चाहिए आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। चलिए कुछ डिस्कस करते हैं, ऐसे कौन से आइटम्स हैं जो मोस्टली आजकल आप मार्केट में परचेज करने जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में जैसे आपका मोबाइल है, आपका चार्जर है, आपके स्पीकर्स हैं, ये इस तरीके के बहुत से आइटम्स आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। और क्या खरीदते हैं आप मार्केट में? टीवी। आज आप देखिए मार्केट में डिफरेंट मॉडल्स के, डिफरेंट ब्रांड के टीवी इजीली अवेलेबल हैं। आज के मार्केट में आपको एलसीडी, प्लाज्मा जैसे बहुत से टीवी आपको मार्केट में मिल जाएंगे। और क्या देखते हैं आप मार्केट में? नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप मार्केट में जाते हैं और लेते हैं वह है डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स। आज आपको इंडियन मार्केट में किसी भी नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड के क्लोथ्स इजीली अवेलेबल हैं। नेक्स्ट चीज़ जो अक्सर आपको देखने को मिलती है वह है कार। कार तो आजकल आप सबकी ही फेवरेट होती हैं और आप में से ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिन्हें नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स की कारों का बहुत शौक भी होगा। तो आप देखेंगे इसमें से बहुत सी कारें आज इंडियन मार्केट में देखने को मिल रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमेशा से ही इंडिया का मार्केट ऐसा ही था? हमेशा से ही इंडिया के मार्केट में इतनी वाइड चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल थी? चलिए इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर कैमरे के कुछ मॉडल्स दिखाई दे रहे हैं। इसमें सबसे पहला कैमरा है ओल्डेस्ट मॉडल ऑफ कैमरा। इस तरीके का कैमरा हुआ करता था। फिर देखिए सेंटर में कैनन का एक कैमरा है, कैमरे की शेप कुछ इस तरीके की हो गई। और आज जो लेटेस्ट मॉडल आपको मार्केट में दिखाई दे रहा है वह इस तरीके का है। इसी तरीके से अगर हम टीवी की बात कर लें तो यह है, देखिए ओल्डेस्ट ब्रांड ऑफ टीवी। इस तरीके के टीवी हुआ करते थे। इसमें एक शटर भी होता था जिससे यह टीवी बंद कर देते थे। मिडल में देखिए ये भी एक तरीके का टीवी है, ये तो आपने भी देखा होगा। और सबसे लास्ट में देखिए जो नेक्स्ट टीवी है वह है एलसीडी। आजकल आप एलईडी और एलसीडी टीवी यूज करते हैं। तो आप देख रहे हैं कितना चेंज दिखाई दे रहा है आजकल गुड्स में। और भी कुछ गुड्स डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए आपके स्क्रीन पर आपकी सबसे फेवरेट चीज दिखाई दे रही है, वो क्या है? फोन। यस, स्टार्टिंग में फोन इस तरह के होते थे और उसके बाद मिडिल में देखिए मोबाइल आए तो इस तरीके के ब्लैक एंड वाइट मोबाइल हुआ करते थे, बटन वाले मोबाइल होते थे। और आज आप जो मोबाइल यूज कर रहे हैं वह है स्मार्टफोन, जिसमें टच स्क्रीन है और डिफरेंट टाइप के ऐप्स आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा आज हमारे मार्केट में डिफरेंट ब्रांड के गुड्स अवेलेबल हैं। एवरीथिंग, चाहे वह नेशनल ब्रांड हो या इंटरनेशनल ब्रांड हो, आज आपको इंडियन मार्केट में इजीली अवेलेबल है। लेकिन आपको क्या लगता है हमेशा से ही ऐसा था? नहीं, आज से 2 और 3 डिकेड पहले ऐसा नहीं था। इंडियन मार्केट में इतनी वैरायटी के गुड्स अवेलेबल नहीं थे। तो ऐसा क्या चेंज हुआ, ऐसे कौन सी टेक्नोलॉजी आई, ऐसे कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जिससे इंडियन मार्केट्स में इतनी वैरायटी ऑफ गुड्स बिकने लगी? और इन वैरायटी ऑफ गुड्स ने लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस किए, यही सब कुछ हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऐसे कौन से रीजंस थे जिनकी वजह से हमें इतने सारे वैरायटी ऑफ गुड्स
और सर्विसेज इजीली अवेलेबल हो रही हैं, और इन सब का हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट हो रहा है, इन्हीं सब टॉपिक्स को आज के इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए समझते हैं इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स। आज का आपकी बुक का फर्स्ट टॉपिक है प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज से 3 डिकेड पहले इस तरीके का प्रोडक्शन, इतनी वैरायटी एंड रेंज ऑफ गुड्स इंडिया में अवेलेबल नहीं थे। मिड 20th सेंचुरी तक मोस्टली इंडियन मार्केट में वही प्रोडक्ट अवेलेबल होते थे जो इंडिया में ही बनते थे, जिनका टोटल प्रोडक्शन इंडिया में ही होता था। मीन्स इंडियन मार्केट में इंडिया के नेशनल ब्रांड ही अवेलेबल हुआ करते थे। और इंडिया अगर डिफरेंट कंट्रीज से कनेक्टेड था तो उसका सिर्फ एक ही रीजन था, वह था ट्रेड। इंडिया मोस्टली रॉ मटेरियल डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता था और वहां से फिनिश प्रोडक्ट जो है वो इंपोर्ट करता था। और बेसिकली इंडिया अगर किसी अदर कंट्री से कनेक्ट था तो केवल ट्रेड की वजह से। लेकिन एंड ऑफ 20th सेंचुरी तक इंडिया में एक नई कंपनी आ गई। उस कंपनी का नाम था मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं MNCs। MNCs उन कंपनीज को कहते हैं जो कंपनियां केवल अपने ही देश में ना तो प्रोडक्शन करती हैं बल्कि पूरे वर्ल्ड में अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कराती हैं और अपने प्रोडक्ट को पूरे वर्ल्ड की सभी कंट्रीज में सेल भी करती हैं। अगर कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट को अपनी ही कंट्री में मैन्युफैक्चर करती है या प्रोड्यूस करती है और अपनी ही कंट्री में उसको सेल करती है तो उस कंपनी को कहते हैं नेशनल कंपनी। लेकिन अगर कोई कंपनी डिफरेंट कंट्रीज में अपने प्रोडक्शन को मैन्युफैक्चर कराती है और डिफरेंट कंट्रीज में उसको सेल करती है तो इस तरीके की कंपनी को कहते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। ये शॉर्ट में इसको बोलेंगे MNCs। तो इस तरीके से MNC set up offices and factories for production in more than one nation। अब ये MNC डिफरेंट कंट्रीज में अपना प्रोडक्शन क्यों कराती हैं, अपनी ही कंट्री में क्यों नहीं करा लेती हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि अपनी कंट्री में प्रोडक्शन कराएं और डिफरेंट कंट्रीज में उसको सेल कर दें। लेकिन वह ऐसा क्यों करती हैं कि प्रोडक्शन भी डिफरेंट कंट्रीज में कराती हैं और सेल भी डिफरेंट कंट्री में करती हैं? इसके 2 रीजंस हैं। इसका फर्स्ट रीजन ये है कि ये कंट्रीज चीप लेबर और अदर फैसिलिटीज की वजह से डिफरेंट कंट्रीज में अपने ऑफिस और फैक्ट्रीज खोलती हैं, क्योंकि इनको जितनी सस्ती लेबर या चीप लेबर मिलेगी या अदर फैसिलिटीज जितने कम कॉस्ट पर मिलेंगी, उसकी वजह से इनकी जो भी प्रोडक्ट ये बना रही हैं उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम आएगी। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो खर्चा करना पड़ता है, ये कॉस्ट लगती है, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। और अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए सस्ती लेबर और अदर फैसिलिटीज सस्ती मिल जाएंगी या चीप कॉस्ट पे मिल जाएंगी तो क्या होगा, वह प्रोडक्ट बनेगा बहुत सस्ती कॉस्ट पे। और फिर उसके बाद ये मल्टीनेशनल कंपनीज बहुत लो कॉस्ट पे अपना प्रोडक्शन करवाती हैं और उस प्रोडक्ट को वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज में हाई रेट पर सेल करती हैं। इससे क्या होता है, इन कंपनीज को ज्यादा प्रॉफिट होता है। अगर ये कंपनीज उस प्रोडक्ट को अपने ही नेशन में बनाती हैं और इनके नेशन में जो लेबर की कॉस्ट है वो ज्यादा हो तो होगा ये कि इनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए ये ऐसी कंट्रीज ढूंढती हैं जहां पर इनको इजीली चीप लेबर और रॉ मटेरियल इजीली मिल जाए। और इसकी वजह से होगा क्या कि इनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाएगी और कम होने के बाद यह उसी प्रोडक्ट को वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज में हाई रेट पर बेच सकेंगे और इससे इनका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो इसीलिए ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस या मल्टीनेशनल कंपनीज अपना प्रोडक्शन भी डिफरेंट कंट्रीज में कराती हैं और फिर उस प्रोड्यूस को वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज में सेल भी करती हैं।
और इस तरह से इनका जो है प्रॉफिट बढ़ता है। एमएनसी के इस प्रोडक्शन प्रोसेस को समझने के लिए आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, चलिए देखते हैं वह क्या है। ये एग्जाम्पल है एक ऐसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का जो एक इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाती है, मतलब कोई इंडस्ट्री में यूज होने वाला एक इक्विपमेंट बनाती है। चलिए देखते हैं इस मल्टीनेशनल कंपनी ने किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करवाया। सबसे पहले इस मल्टीनेशनल कंपनी ने अपने इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट को, जिसको ये बनाना चाहती थी, उसको डिजाइन करवाया यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। उसके बाद उसने इस इक्विपमेंट में यूज होने वाले डिफरेंट पार्ट्स या कंपोनेंट्स का जो प्रोडक्शन कराया वो करवाया चाइना से। अब चाइना ने इस इक्विपमेंट में लगने वाले डिफरेंट पार्ट्स का या कंपोनेंट्स का प्रोडक्शन कर दिया। अब इस कंपनी ने उन कंपोनेंट्स को असेंबल करने के लिए इसको भेज दिया मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में। मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में इन कंपोनेंट्स को असेंबल किया गया और इसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया गया। उसके बाद मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप से ही इस प्रोडक्ट को वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज में सेल भी किया गया। उसके बाद अब इस इक्विपमेंट के लिए सर्विस सेंटर की जरूरत थी। सर्विस सेंटर बनाने के लिए इस कंपनी ने चूज किया इंडिया को। इंडिया में इस कंपनी ने अपना कस्टमर केयर सर्विस सेंटर खोला। तो इस तरीके से आपने देखा एक मल्टीनेशनल कंपनी जो यूएसए की है, उसे एक इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाना था। तो इस मल्टीनेशनल कंपनी ने उस इक्विपमेंट का जो डिजाइन है वो उसने बनवाया यूएसए में ही। उसके बाद उस इक्विपमेंट के डिफरेंट कंपोनेंट्स या पार्ट्स बनवाए उसने चाइना से मैन्युफैक्चर कराए और चाइना से उन पार्ट्स को इसने सेंड किया कहाँ, मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में। यहाँ पर मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में उसने उन पार्ट्स को असेंबल कराया और अपना इक्विपमेंट बना लिया। साथ ही मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप से ही इसने उस फिनिश प्रोडक्ट को डिफरेंट कंट्रीज में सेल भी किया। अब इस मल्टीनेशनल कंपनी को अपने इस इक्विपमेंट के लिए सर्विस सेंटर की जरूरत थी। अब सर्विस सेंटर उसने खोले अपने कहाँ, इंडिया में। इंडिया में उसने अपने इस इक्विपमेंट को कस्टमर केयर सर्विस प्रोवाइड की। अगर इस इक्विपमेंट में कोई दिक्कत आ जाती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे हमारे इंडिया के इंजीनियर्स। तो इस तरीके से आपने इस एग्जांपल में देखा, इन दिस एग्जांपल द एमएनसी इज नॉट ओनली सेलिंग इट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट ग्लोबली बट मोर इंपॉर्टेंट द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली। तो इस एग्जाम्पल में आपने देखा कि एक मल्टीनेशनल कंपनी ने अपने फिनिश प्रोडक्ट को केवल ग्लोबली बेचा ही नहीं, बल्कि उसने अपने इस प्रोडक्ट को ग्लोबली प्रोड्यूस भी करवाया। द प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड स्प्रेड आउट अक्रॉस द ग्लोब। और इस तरीके से आपने देखा कि उसने इस प्रोडक्शन के प्रोसेस को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और डिफरेंट एरियाज में उसने अपने इस प्रोसेस को पूरा कराया। जैसे कि चाइना प्रोवाइड्स द एडवांटेज ऑफ बीइंग अ चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन, जैसे कि उसने चाइना से मैन्युफैक्चरिंग एडवांटेज लिया। मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप, क्योंकि वह यूएसए और यूरोप के मार्केट के बहुत पास हैं। अगर आप मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप की लोकेशन वर्ल्ड मैप में लोकेट करेंगे तो आप देखेंगे मैक्सिको जो है वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों के सेंटर में है। और अगर कोई प्रोडक्ट मैक्सिको में बनता है तो उसको नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों का मार्केट मिल जाएगा अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। दूसरा, उसने जो लोकेशन अपने प्रोडक्ट को असेंबल और सेल करने की चूज की वह थी ईस्टर्न यूरोप। अब ईस्टर्न यूरोप कहाँ है? ईस्टर्न यूरोप आपके यूरोपियन कॉन्टिनेंट और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के सेंटर में है।
तो सोचिए ईस्टर्न यूरोप में कोई प्रोडक्ट बनेगा और वह प्रोडक्ट इजीली जो है यूरोपियन कॉन्टिनेंट में भी सेल कर सकता है और अफ्रीका में भी सेल कर सकता है। तो इस तरीके से उसने ऐसे 2 प्लेस चूज किए जहां पर उसको इजी मार्केट भी मिल जाए। इसी तरीके से अब उसने इंडिया में कस्टमर केयर सेंटर क्यों खोले? इंडिया में उस मल्टीनेशनल कंपनी ने कस्टमर केयर सेंटर इसीलिए खोले क्योंकि इंडिया में 2 उसको बेनिफिट्स थे। वो 2 बेनिफिट ये थे कि इंडिया में बहुत लो कॉस्ट पे क्वालिफाइड इंजीनियर मिल जाते हैं जो उस प्रोडक्ट को इजीली सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। सेकेंडली, इंडिया के जो यूथ हैं वो वेल एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग यूथ हैं, इजीली इंग्लिश बोल सकते हैं और वेल एजुकेटेड हैं और बहुत कम सैलरी पर ये लोग उनको अपनी कस्टमर केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे। इस वजह से उस मल्टीनेशनल कंपनी ने इंडिया को चूज किया अपने कस्टमर केयर सर्विस सेंटर खोलने के लिए। और ये सब करने के बाद उस मल्टीनेशनल कंपनी को क्या फायदा हुआ? इतना सब कुछ करने के बाद उस मल्टीनेशनल कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ वह था 50 to 60%। तो इस तरीके से आपने देखा एक मल्टीनेशनल कंपनी न केवल अपने प्रोडक्ट को ग्लोबली सेल करती है या बेचती है बल्कि उसका ग्लोबली मैन्युफैक्चरिंग भी कराती है। तो अब आप इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्या होती है। और अब आप देख सकते हैं ऐसी ही कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज जो इंडिया में इस समय हैं और आप इन मल्टीनेशनल कंपनीज के प्रोडक्ट यूज भी करते हैं, जैसे कि HP, एप्पल, Amazon, नेस्ले, कोका कोला, सोनी, माइक्रोसॉफ्ट, ये ऐसी कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनके प्रोडक्ट हम यूज करते हैं और हमें पता भी नहीं है कि यह प्रोडक्ट जो है उसको बनाने वाली कंपनीज जो हैं वो मल्टीनेशनल है, मतलब इंडिया की नहीं है, इंडिया के बाहर की कंपनीज हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बने रहिए मेरे साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो होगा इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। थैंक यू सो मच।